बेटा मामा कैमरा बंद कर दे। कर दिए। सर, हाँ, कार्बन का संग्रह सबसे अधिक किसने किया है? कार्बन का क्या? कार्बन का संग्रह। सबसे अधिक कहाँ है? हाँ। समुद्र में 71%। इसको तो बहुत बार बताया है और याद भी रखना बहुत अच्छे से। और एक पॉइंट दिया है यहाँ पे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 210 गीगाटन से भी अधिक कार्बन का संग्रह किया हुआ है। हाँ, वो कितनी प्रोडक्टिविटी की मात्रा है, मतलब टोटल कितना कार्बन जमा है इस एरिया में, ऐसा। हाँ, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, पहले नाम भी बताओ पर। साक्षी शर्मा। अच्छा, हाँ साक्षी, हाँ बोलो ना, तुमने तो बोल दिया ना क्वेश्चन। सर मैंने क्वेश्चन किया था, पीएनए इसका फुल फॉर्म तो पता है, परऑक्सी एसिड हाँ, नाइट्रेट। उसको बता रहा ना, उसको बता रहा हूँ, सारे लोग को आ तो जान दो। ओके। हाँ। किसी का और कोई क्वेश्चन है क्या? न्यू में वो होगा नहीं, न्यू में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो अभी, फिर जैसे ही सारे लोग आते बता देता हूँ। ये जो दीक्षा है इसका माइक काम नहीं। हाँ, वैशाली का है क्या? बोलो वैशाली। वैशाली का क्वेश्चन है? नो सर। नहीं है। चलो आगे है, जितने को आना था, महर्षि, नैना, यासिका, साक्षी, ठीक है। आज फिर से प्रेरणा गायब है। बस 1 मिनट और। किसने मैसेज किया है? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? ठीक है, ये भी बता दूंगा अभी, सीखा अभी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल दो। प्रेरणा, आयुषी। सर हाँ, टीएलवी क्या होता है? क्या? टीएलवी पी? सर टीएलवी प्रवेश सीमा मान। टीएलवी कितनी मात्रा में कौन सा पदार्थ का एंट्री कर रहा है किसी श्रृंखला में? चलो ठीक है, काफी लोग आ गए है ना। अब बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला साक्षी का एक क्वेश्चन था कि पान क्या है ना, तो फुल फॉर्म तो बता दिया था, पर एसिटाइल परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है ना। अब ये क्या चीज है, दरअसल इसके बारे में याद रखना है कि ये एक द्वितीयक प्रदूषक है।
है ना, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की केमिकल रिएक्शंस के कारण बनता है। और अब प्राथमिक और द्वितीयक बताया था। प्राथमिक में क्या हो रहा था, जो जैसे का वैसे इन्वायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक रह रहा था। द्वितीयक मतलब जो चेंज हो जा रहा था और ज्यादा हानिकारक हो जा रहा था, है ना। तो अब यहाँ पर ये जो है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पान, ये क्या चीज कर रहा है, एक प्रकाश रासायनिक क्रिया दर्शाता है वायुमंडल में आके। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड है ना, या नाइट्रेट, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो क्रिया करते हैं यूवी रे के साथ में, नॉर्मल लाइट के साथ में, और फिर यहाँ पर पान का निर्माण करते हैं और वो और ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो दूसरी चीज जो याद रखने वाली है पान के बारे में, वो ये याद रखना है कि ये एक प्रकाश रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड लाइट के साथ में करते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, ये जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, है ना। तो बायोमैग्निफिकेशन के का मतलब ये चीज हो रहा है कि जो भी पोषण स्तर है उसमें जो भी मटेरियल जा रहा है वो कितने समय तक रह रहा है उस पोषण स्तर में, और पोषण स्तर में लेकिन कौन सा वाला मटेरियल जो प्रदूषक है वो कितने टाइम तक उस एनवायरमेंट में या उस खाद्य श्रृंखला या उस एक पर्टिकुलर जीव या जो भी पोषण स्तर है उसके समय में उसमें कब तक रह रहा है, और वहां पर जो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है अपनी उपस्थिति के कारण, वो कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, जैव आवर्धन। ठीक है, ये किसी ने पूछा था, नाम नहीं आया था उसका यहाँ पे, है ना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हम नगरीय ठोस अपशिष्ट की मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी कुछ विधियां हैं, ये विधियां बहुत अच्छे से याद रखना है सारे लोगों को। तो उसमें सबसे पहले जैसे ये, और हाँ एक और चीज, ये जो नगरीय प्रदूषक आते हैं ये सब, जैसे हमारे घरों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ वगैरह निकल रहा है ये सब क्या कहलाते हैं, तृतीयक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, घरों से निकलने वाला या जो भी हमारे जो भी शहर वगैरह से जो भी अपशिष्ट निकल रहा है वो सब क्या कहलाते हैं, तृतीयक अपशिष्ट कहलाते हैं, ना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इनके मैनेजमेंट की विधियां याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है पृथक्करण, सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन में क्या चीज होती है कि सारा जो भी मटेरियल है उसको उसकी कैटेगरियों के अनुसार अलग अलग कर लेते हैं। और इसका मैंने कुछ टाइम पहले एक याद करो, एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी वाला एक चार्ट वो ग्रुप में डाला था, और उसमें 10 कैटेगरियां थी कि 10 तरह से हम उसका सेग्रीगेशन कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे एक सेकेंड ऐड करने दो। तो अलग अलग सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, अलग अलग मटेरियल को हम, अब आ रही है बेटा, अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, अलग अलग मटेरियल को उसकी क्वालिटी के अनुसार हम अलग अलग तरह से उसका रिसाइकल कर सकते हैं, उसको डीकम्पोज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैनेजमेंट, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है उसने कुछ कैटेगरियां डिवाइड की थी, वो 10 कैटेगरियां थी। वो कैटेगरियां मैंने ग्रुप में डाली हुई है, वो एक बार देखना। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज डंपिंग। डंपिंग सबको पता है, हम कोई एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, अपनी जो भी अर्बन कम्युनिटी है, जो भी अपना शहरी क्षेत्र है उसके बाहर साइड में थोड़ा सा दूर, और उस एरिया में पर्टिकुलर जो भी शहर से जो भी वहां से मटेरियल निकल रहा है उस मटेरियल को हम लगातार उस जगह पे फेंकते जाते हैं, उसका वहां पर मैनेजमेंट करते चलते हैं, है ना। उसके बाद में आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब उसको सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा, ऐसा मटेरियल जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम अपघटित कर सकते हैं, उसको सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम अपघटित करके उससे कंपोस्ट बना लेते हैं। ठीक है, और उस कंपोस्ट का प्रयोग फिर हम इधर खेती में खाद के रूप में कर ले रहे हैं। उसके बाद आता है इंसिरेशन, भस्मीकरण, जलाना, है ना। इंसिरेशन या भस्मीकरण, जलाना। तो उसमें क्या चीज हो रही है, हम जो भी मटेरियल है उसको हम यहाँ पे कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पर जला देते हैं और उसकी राख को बना देते हैं। और अगर उसकी राख में भी अगर और कोई हानिकारक चीज है तो उसको फिर उस मटेरियल के जो भी प्रोडक्ट बना है वो राख जैसी भी बनी उस हिसाब से उसका फिर और आगे मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है,
उसके बाद अभी तक यहाँ तक अब जितने भी वायु प्रदूषण वगैरह था, ध्वनि प्रदूषण में जो कैपेसिटी है, हमारी हेयरिंग कैपेसिटी है, उसकी रेंज याद रखना है, कितने डेसिबल तक हम सुन सकते हैं और कितनी से अगर ज्यादा हो रही है तो हमारे लिए हानिकारक रहेंगे। ठीक है, इन सारे प्रदूषण के बारे में हम ज्यादा कोई बात नहीं कर रहे हैं। मेन आता है रेडियो एक्टिव प्रदूषण, है ना, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव में क्या चीज हो रही, वो मटेरियल जो रेडिएशन रिलीज कर रहा है, और दूसरे जो भी जैविक मटेरियल है, जो भी बायोलॉजिकल वहां पे मटेरियल उपस्थित, जैसे कोई सूक्ष्म जीव उपस्थित है, कोई जीव उपस्थित है, कोई पादप है, कोई जंतु है, उसके ऊपर जो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, और उस कोई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है और उसकी जो जैव रासायनिक या उसके जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसको डैमेज कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहलाता है ना। फिर इसमें अब दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, है ना, ये सब पोटेशियम हो गया, कार्बन के समस्थानिक हो गए जो मृदा में पाए जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कम से कम 50 मीटर तक की रेंज में रेडिएशन उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज मानव निर्मित, तो मानव निर्मित में जैसे एक्सरे मशीन हो गई, सीटी स्कैन मशीन हो गई, एमआरआई मशीन हो गई, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गए, या न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, ये सब चीजें क्या हो रही है, जो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है, तो ये सब मानव निर्मित, और जो प्रकृति में पहले से कोई समस्थानिक वगैरह पाए जा रहे हैं और वो रेडिएशन छोड़ रहे हैं, तो वो प्राकृतिक सोर्स कहलाएंगे रेडियो एक्टिव प्रदूषण के। फिर परमाणु, ठीक है, कैसे इफेक्ट करता है बॉडी के ऊपर, तो रेडिएशन मेन क्या करता है, एक तो कैंसर उत्पन्न करता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए, उसको डैमेज कर देता है, उसका स्ट्रक्चर को बदल देता है और कोई नया सीक्वेंस बना देता है, जिसके कारण हो सकता है वो जीव के लिए लाभदायक ना हो और उस जीव की मृत्यु हो जाए, या वो जीव अच्छे से वर्क ना कर पाए, उसकी जो बायोलॉजिकल अंदर की फंक्शनिंग है वो सब बिगड़ जाती है ना। तो इतनी चीज याद रखना है। फिर इसका कुछ नाम बोल रहा हूं, इनको शायद से थोड़े से नोट कर लो, शायद ये आगे के नोट्स में नहीं आए हैं ना। आयोडीन 313, आयोडीन 313 किया नोट? हाँ, तो ये किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, जो थायराइड ग्रंथि है उसके ऊपर। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। दूसरी चीज डब्ल्यूबीसी के निर्माण को कम कर दे रहा है, या अच्छे से निर्मित नहीं होने देता है डब्ल्यूबीसी वगैरह को, कैंसर उत्पन्न करता है। ठीक है, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्सियम 90, स्ट्रॉन्सियम वनस्पतिक उत्पाद बनाने में या डेयरी उत्पाद बनाने में उपयोग करते हैं इसको, है ना। अस्थियों को कमजोर करता है और कैंसर उत्पन्न करता है। स्ट्रॉन्सियम और क्या बोला था? 90 कैंसर उत्पन्न करता है, अस्थियों को कमजोर करता है। फिर सीजियम 137, सीजियम 137, सीजियम 137 तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। सीजियम 137, सीजियम 137 तंत्रिका तंत्र। यूरेनियम स्किन कैंसर और नॉर्मल कैंसर भी। यूरेनियम, ठीक है। फिर है नियंत्रण, नियंत्रण के लिए क्या यूरेनियम बोल दीजिए, क्या यूरेनियम बोल दीजिए। कैंसर और स्किन कैंसर, खासकर स्किन कैंसर। सर जो क्या था स्ट्रॉन्सियम, फिर से उसकी वो। हाँ, स्ट्रॉन्सियम डेयरी उत्पाद बनाते हैं, इसे उसलिए उसमें उपयोग होता है, और अस्थियों के ऊपर अस्थियों को कमजोर करता है और कैंसर उत्पन्न करता है। देखो यहाँ रेडियो एक्टिव जितने भी मटेरियल है, एक चीज कॉमन कर देना, कैंसर।
ठीक है, अगर पर्टिकुलर रीजन का कैंसर नहीं पता रह रहा है तो उसमें लिख देना कि भैया कैंसर हो रहा, खत्म। पर ये थ्योरी वालों के लिए है ना, इधर तुक्का नहीं मारना, नीट जीएनटी वाले, नीट जीएनटी के लिए नहीं है ये। सर वैसे कैंसर किस बीमारी के कारण होता है? क्या कैंसर वैसे किस बीमारी के कारण होता है? कैंसर किस बीमारी के कारण होता है? बहुत बढ़िया बेटा, अगर साक्षी आज अगर तुम सामने होती ना बेटा तो पक्का पीट गई होती, पता सही में, मेरे वाले बच्चों को पता है कि पक्का पीट गई होती अच्छे से। हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया होगा। कैंसर मैंने ही बताया था बेटा उस दिन, कैंसर ह्यूमन हेल्थ वाला जब चल रहा था तब बताया था कैंसर में क्या चीज हो रही थी। देखो ट्यूमर कैंसर में कोई बीमारी नहीं हो रही है ना, या किसी रीजन से ऐसे नहीं हो रहा, वो मेन क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी में ऑन्कोजीन है वो सक्रिय हो जा रहा है। और वो क्यों सक्रिय हो जा रहा है, किसी वायरस के कारण हो जा रहा, किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर बॉडी में चले जा रहा है तो वो सक्रिय हो जा रहा है, या कोई समस्थानिक बॉडी में चले जा रहा है तो सक्रिय हो जाता है। दूसरी चीज जो रेडिएशन है उसके कारण अगर हमारा डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को या हमारी सेल में डिवाइडेशन को जो कंट्रोल कर रहे थे जीन, या जो सीक्वेंस के कारण वो कंट्रोल हो रही थी, उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी आ गई तो उसके कारण हमारी जो सेल है वो अनकंट्रोल ग्रोथ करने लग जाती है, बहुत तेजी से वृद्धि विकास विभाजन चालू हो जाता है उसमें, अब वही कंडीशन कैंसर कहलाती है। ठीक है, ओके। ठीक है। फिर रेडियो एक्टिव प्रदूषण का नियंत्रण, तो इसके नियंत्रण के लिए ये है कि जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल निकल रहा है उसको सील पैक कवर में कवर करके रखना है, एल्यूमिनियम जैसे, या एल्यूमिनियम की पॉलीथीन वाला बॉक्स वगैरह के अंदर में पैक करके रखना है, या गोल्ड की पॉलीथीन से पैक करना है। और दूसरा तरीका है कि उसको भूमि में कम से कम 500 मीटर की गहराई में दफना देना है ना। ये चीज याद रखना, कितनी गहराई में गाड़ते हैं नीचे तो उसको है 500 मीटर, मीटर है ना, मीटर याद रखना, वहां सेंटीमीटर किलोमीटर वगैरह का भी ऑप्शन आता है। तो 500 मीटर गहराई में हम उसको दफना देंगे। ठीक है। यस सर। फिर वन महोत्सव, अब यहाँ पे बारी आती है पारिस्थितिक तंत्र में वन महोत्सव वगैरह ऐसे कुछ प्रोग्राम। तो वन महोत्सव के एम मुंशी ने चलाया था 1950 में, के एम मुंशी 1950। ठीक है, उसके बाद चिपको आंदोलन पता है? बड़ी, अगर नहीं पता है तो बेटा बिल्कुल पता कर लेना, कहां पर चलाया गया था, किसने चलाया था, किसने भाग लिया था। ठीक है। फिर साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, शांत घाटी परियोजना, ये कहां पर चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी केरल के मलालपुरम, मलालपुरम पालघाट, इसको नोट कर लो, मलालपुरम पालघाट। ठीक है, क्यों चलाई गई थी? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रजातियां थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बिजली उत्पादन के लिए अब कंपनी लगने लगी थी, है ना, वो बिजली उत्पादन का सेटअप बनने लगा था, जिसके कारण यहाँ पर पाई जाने वाली जो प्राकृतिक वनस्पतियां है वो नष्ट होने लगी थी। और यहाँ साइलेंट वैली में जो 900 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है वो सिर्फ यहीं पाई जाती है, ऑल वर्ल्ड में और कहीं पे नहीं पाई जाती है। तो उसके संरक्षण के लिए साइलेंट वैली प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, और इसमें ये किया था कि यहाँ की जो वनस्पतिक प्रजातियां हैं उनका संरक्षण किया जा सके, और इस क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ओके सर।
चलो तो यहाँ पर ये चैप्टर बाकी खत्म होता है। बाकी सारे लोगों को एक बार एनसीईआरटी की बुक के सारी चीजें देखना है, और ये जो अभी नोट्स सेंड करने वाला हूँ ये चीजें देख लेना है सारी की सारी, ठीक है। दूसरी चीज, जो लोग रिस्पॉन्स करेंगे भाई उन लोगों को ही आज मैं पर्सनल आज ग्रुप में सेंड नहीं करूंगा, है ना, आज उन लोगों को ही सेंड करूंगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है?